एमएससी फाइनल की इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग वर्तमान में एरिड क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने हमारे रेगिस्तान की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज ये चौथा पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अब तक हमने रेनफॉल के बारे में पढ़ लिया है, विंड के बारे में पढ़ लिया है, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लिया है और जो हमारे रेगिस्तान के सामान्य लक्षण होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। इस टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। एरिड जोन क्लाइमेट का ये चौथा पार्ट है, वो आपके सामने है। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे रेगिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो क्लाइमेट का टॉपिक है वो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहने को हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, फिर भी जब हम लिखने को होते हैं तो कितने शब्द हम साइंटिफिकली लिख पाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को हमें अच्छी तरह से जानना और समझना है और बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान डेजर्ट का ये चौथा पार्ट है, ये आपके सामने है। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका तीसरा पॉइंट अब टेम्परेचर के रूप में आपके सामने है। टेम्परेचर जैसा कि हम जानते हैं सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। गर्मी के अंदर सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधी आती है, इसलिए टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है और रेगिस्तान में टेम्परेचर है 50 से 55 और इवन 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। और सर्दी के दिनों में कुछ किरणें हैं वो तिरछी होती है, इस कारण से टेम्परेचर है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी डाउन चला जाता है और इवन माइनस में भी चला जाता है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, हमारे यहाँ रेगिस्तान की यह विशेषता है, गर्मी के दिनों में 50-55 डिग्री और सर्दी के दिनों में माइनस के अंदर हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है। और ये जो इतना ग्रेट वेरिएशंस है, इस वेरिएशंस में हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ये हमारी सहनशीलता है कि हम इतने बड़े वेरिएशंस वाले जो रेंज है उसको भी आसानी से टॉलरेट कर पाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात देखते हैं तो टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाया जाता है। 2 शब्द आपके लिए देखने को मिल रहे हैं, डाययूरनल एंड एनुअल। डाययूरनल का मतलब होता है दिन और रात के टेम्परेचर से और एनुअल का टेम्परेचर मतलब होता है वार्षिक टेम्परेचर से। एनुअल जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से जो सीज़न है, मौसम है, सर्दी का, गर्मी का और बीच में बरसात की सीज़न हमारे यहाँ पर आती है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और सर्दी के दिनों में टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। और गर्मी के दिनों में एक बीच की सिचुएशंस है वो हमारे सामने आ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एनुअल टेम्परेचर में हमारे यहाँ पर काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। डाययूरनल का मतलब ये होता है दिन और रात के टेम्परेचर में। अगर हम ये देखते हैं गर्मी के दिनों में दोपहर में 55 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन आधी रात के बाद वही टेम्परेचर 30 और 35 के आसपास आ जाता है। यही बात जब हम सर्दी के दिनों में देखते हैं, रात के समय में वो माइनस में चला जाता है, लेकिन दोपहर के समय में वही टेम्परेचर हमारे यहाँ पर 15 और 20 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के अंदर काफ़ी वेरिएशंस पाया जाता है। सर्दी है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी ठंडी होती है और पाला जमता है। गर्मी के दिनों में जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और स्कॉर्चिंग होती है। स्कॉर्चिंग का मतलब झुलसा देने वाली, हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल झुलस जाती है, जल जाती है। इंटेंस का मतलब ये है कि हीट की जो तीव्रता होती है वो काफ़ी हाई होती है। टेम्परेचर है वो दिन और रात में अचानक परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी डायurnal के सेंस में हम लोग बात कर रहे थे। दिन के समय में रेडिएशंस हमारे यहाँ पर आती है
और शाम के वक्त सूर्य अस्त होने के बाद रेडिएशंस है वो वापस बैक हो जाती है, जिस कारण से टेम्परेचर में गिरावट हो जाती है, टेम्परेचर में बदलाव हो जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल ड्राई होता है। अगर नमी होती तो शायद इतना बदलाव नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम में से कुछ लोग ह्यूमिड क्लाइमेट वाले रीजन में अगर जा गए हैं, जहाँ पर वातावरण में ह्यूमिडिटी रहती है, जैसे कि बॉम्बे के आसपास के वातावरण में, मद्रास के आसपास के वातावरण में, कलकत्ता के आसपास के वातावरण में, गुवाहाटी के आसपास के वातावरण में नमी रहती है, इसलिए टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉइल। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी होती है, और रेतीली मिट्टी है वहाँ पर परावर्तन की क्रिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। इस कारण से जितनी जल्दी हमारी मिट्टी गर्म होती है नाइट के समय, उतनी ही जल्दी वो मिट्टी हमारी ठंडी हो जाती है। हमारे यहाँ पर वनस्पति का अभाव है, अभाव होने के कारण से टेम्परेचर में बदलाव है वो ज़्यादा हो जाता है। और हमारा जो आसमान है वो बिल्कुल से क्लियर है, क्लियर स्काई, कोई भी रेडिएशंस को रोकने वाला नहीं है। इस कारण से टेम्परेचर में जो बदलाव है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, जो डायurnal की बात हम लोग कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में हमारे यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है, और जनवरी है वहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर है वो हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के अंदर -3 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्च जब शुरू आता है उसके बाद में टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और मई और जून के अंदर यही टेम्परेचर है वो 50 और 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है। हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये देखने को मिलती है हम लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग बाहर के एरियाज में रहते हैं, दूसरे एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये बात है वो नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए ये बातें हैं वो नहीं है, क्योंकि हम इस एरिया में रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, 50 डिग्री से ऊपर भी और -3 डिग्री में भी हम लोग अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और टेम्परेचर का जो मापन किया जाता है, जैसा कि हम और आप जानते हैं, थर्मामीटर से किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको जानते हैं कि थर्मामीटर से टेम्परेचर का मापन है वो हम कर सकते हैं। एक होता है वातावरण का टेम्परेचर और एक होता है सोइल का टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर सोइल एयर का होता है, हवा में होता है, उसके मुकाबले में मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो निश्चित रूप से ज़्यादा होता है। और ऐसा देखने को मिलता है कि हवा के मुकाबले में मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है वो करीब 10 डिग्री ज़्यादा होता है। हवा में हम लोग चल रहे हैं, खुले वातावरण में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जब हम नंगे पैर मिट्टी पे चलते हैं तो हमारे पैर जलने लग जाते हैं। इसका साफ मतलब ये होता है कि मिट्टी का टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये टेम्परेचर करीब 10 डिग्री का अंतर लिए हुए होता है। और यही बात जब हम सर्दी के दिनों में देखते हैं तो मिट्टी पे जब हम नंगे पांव चलते हैं तो मिट्टी वातावरण से ज़्यादा ठंडी दिखाई देती है, और वो मिट्टी 3 डिग्री और उससे ज़्यादा का बदलाव लेकर होती है, जो टेम्परेचर वातावरण का होता है उसके मुकाबले में। कुछ जगह के टेम्परेचर है वो हम आपके सामने बात करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, जो औसत रूप से निकाला गया है। बाड़मेर का जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, एनुअल रूप से औसत टेम्परेचर है 46 डिग्री है, तो मिनिमम है वो 6 डिग्री है। जोधपुर के टेम्परेचर की बात अगर हम करते हैं तो 45 डिग्री मैक्सिमम और मिनिमम है वो 3 डिग्री। बीकानेर की बात अगर हम करें, एवरेज 46 डिग्री है और मिनिमम 2 डिग्री है। और गंगानगर की बात अगर हम करते हैं तो 46 डिग्री मैक्सिमम और 3 डिग्री है वो मिनिमम है, वो नोट करने को मिलता है। ये एक एवरेज टेम्परेचर के कुछ डाटा है वो आपके सामने दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है? टेम्परेचर प्लांट्स के अंदर जो रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको बदल देता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो प्लांट के अंदर चलने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित होती है, वो नॉर्मल नहीं रह पाती है। हाई टेम्परेचर जो होता है वो वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर देता है, और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी
जब कम हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण में नमी कम हो गई है, और नमी कम होने का मतलब ये हुआ कि प्लांट से ट्रांसपायरेशन की रेट है वो बढ़ जाती है। देखिए किस तरह से आपस में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी भी चीज़ को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ऑल टुगेदर हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी हम साथ साथ हैं, ये धारणा है वो हमें लेकर चलनी पड़ेगी। चौथे पॉइंट में हम आते हैं अब टेम्परेचर के बाद में, सोलर रेडिएशंस एंड सनशाइन, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनके बारे में, और कितने समय तक सूर्य हमारे यहाँ पर चमकता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर लाइट और टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है। तो क्या सिचुएशंस हम लोगों को देखने को मिलती है ये आपके सामने है। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करने का काम करती है। हमारा आसमान है वो बिल्कुल साफ है, और साफ होने के कारण से दिन के समय में रेडिएशंस बिल्कुल डायरेक्ट हमारे यहाँ पर आती है, और नाइट के समय या इवनिंग होने के पश्चात वापस वो रैपिड ब्रेक यानी वापस चली जाती है। दिन के समय में हम देखें कि सूर्य कितना चमकता है। एवरेज रूप से विंटर के दिनों में ये 7 से 9 घंटे, और गर्मी के दिनों की अगर हम बात करें 14 से 15 घंटे तक सूर्य हमारे यहाँ पर चमकता है। डियर फ्रेंड्स, लाइट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं हीलियोफाइट्स, और जो छाया में ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं सियोफाइट्स। दोनों टर्म्स अच्छे से याद रखिए, हीलियोफाइट्स क्या होते हैं और सियोफाइट्स क्या होते हैं। जो लाइट को लाइक करते हैं उनको हीलियोफाइट्स, और जो शेड को लाइक करते हैं उनको हम सियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और लाइट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लक्स मीटर के नाम से जानते हैं। पहले वाले में हमने कहा थर्मामीटर जो टेम्परेचर का मापन करता है, उससे पहले हमने ह्यूमिडिटी की बात की थी, हाइग्रोमीटर, बरसात की बात की थी, उससे पहले हमने रेन गेज मीटर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लक्स मीटर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो लक्स मीटर का नाम याद रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, सितंबर, अप्रैल और जून के अंदर, और उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो सूर्य से आने वाली जो रेज होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि जुलाई, अगस्त और पर्टिकुलरली सितंबर का आधा महीना कह सकते हैं और जून का लास्ट वीक हम कह सकते हैं, जब मॉनसून आता है तो हमारे आसमान पर बादल छाए जाते हैं, और बादलों के कारण से रेडिएशंस है वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पर नहीं आ पाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैक्सिमम जो ग्लोबल रेडिएशंस है जिसमें डायरेक्ट भी शामिल है और डिफ्यूज भी शामिल है, पर डे 700 से 800 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डे है वो मई में आती है। और देखिए वैल्यू कितनी कम हो जाती है, 400 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन जनवरी। 400 से लेकर 800, कहने का मतलब जस्ट हाफ हो जाती है सर्दी के दिनों में। इतना बदलाव है वो मई और जून और दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलता है। और अगर हम एक औसत रेडिएशंस की बात करें तो 560 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे रेडिएशंस हमारे यहाँ पर ग्लोबल रूप से आती है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने कहा, जुलाई के अंदर सोलर रेडिएशंस है वो कंपेरेटिवली कम हो जाती है, और अगस्त के अंदर भी कम होती है, क्योंकि बादल है वो छाए रहते हैं। और एवरेज रूप से मई और जून के अंदर जो सूर्य हमारे यहाँ पर चमकता है वो 14 से 15 घंटे या 15 घंटे पर डे है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कितना, देखिए कितने ज़्यादा आवर, 24 घंटे में से 14 से 15 घंटे सूर्य हमारे यहाँ पर रहता है। आप और हम जानते हैं गर्मी के दिनों में सुबह 5:30 बजे सूर्य देवता हमारे सामने आ जाते हैं, और शाम को 7:40-42 तक वो विद्यमान रहते हैं। और यही बात जब हम सर्दी के दिनों में करते हैं तो सूर्य हमारे यहाँ पर 7:15 और 7:20 पर आता है, और इवनिंग में 5:35 तक वो अस्त हो जाता है। इतना डिफरेंस सुबह और शाम को देखने को मिलता है। ये था हमारा चौथा पॉइंट जिसमें हमने सनशाइन की बात की। अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट पर, हवा के बारे में। शुरू में मैंने कहा था कि हवा के बारे में पढ़ लिया है, हवा का पॉइंट है वो बाकी है, वो इकोलॉजिकल फैक्टर में हमने अलग से बात की थी। हवा भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। क्यों फैक्टर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट को प्रभावित कर सकता है, प्लांट को फिजिकली डैमेज कर सकता है, और क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये चीज़ें हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट
फैक्टर है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने का काम करता है। और जैसा कि मैंने कहा, भौतिक रूप से ये मैकेनिकल जो डैमेज है प्लांट को उखाड़ सकता है, उसकी ब्रांचेस तोड़ सकता है, ये सारे नुकसान है वो कर सकता है, डैमेज करने का काम कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही डिस्पर्सल में हेल्प मिलती है, पोलिनेशन में हेल्प मिल सकती है कि बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकता है, पॉलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की जो वाटर रिलेशंस है उसको परिवर्तित कर देता है। वातावरण के अंदर अगर गर्म हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर जगह की जो प्रकाश की अवस्था है उसको भी प्रभावित करने का काम करती है। अगर शुष्क हवाएं चल रही है, निश्चित रूप से ज़्यादा लाइट हमारे यहाँ पर आएगी। अगर नम वाली हवाएं चल रही है, लाइट की कंडीशन है वो कम हो जाती है। हवा की गति को किसी पर्टिकुलर रीजन की टोपोग्राफी और वहाँ की वेजिटेशन की जो पैटर्न है वो प्रभावित करने का काम करती है। अगर वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो हवा की गति निश्चित रूप से प्रभावित होगी, और वेजिटेशन अगर ज़्यादा है, रिच है, तो हवा की गति है वो निश्चित रूप से कम हो जाती है। हवा की गति को हम एनीमोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट से मापन करते हैं। हवा क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपके सामने हैं। प्लांट को ब्रेक कर सकती है, प्लांट को उखाड़ सकती है, ब्रेकेज एंड अपरूटिंग। मिट्टी का इरोजन होता है, मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है। 3 नंबर में आप देख रहे हो डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि एक जगह साइड से हवा आ रही है, जो कमजोर प्लांट होते हैं वो दूसरी साइड में झुक जाते हैं, ये हो गया आपका डिफॉर्मेशन। और लॉजिंग का मतलब ये होता है कि जो अपने सीरियल्स प्लांट्स होते हैं, जो अपने अनाज वाले पौधे होते हैं, जैसे कि गेहूं का पौधा है, चावल का पौधा है, बाजरा है, मक्का है, ये इतने कमज़ोर होते हैं बेचारे, सतह पर लेट जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी तेज हवा चलने पर जो गर्म हवा चल रही है वो पानी को उड़ाने में काफ़ी मददगार होती है इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन में। इवेपोरेशन के लिए पानी को उड़ा के ले जाती है, और ट्रांसपायरेशन का मतलब प्लांट से पानी को उड़ाना। इवेपोरेशन फिजिकल सरफेस से और ट्रांसपायरेशन प्लांट की सरफेस से। डियर फ्रेंड्स, जिस साइड के अंदर हवा की गति ज़्यादा होती है उस साइड के पौधे हैं वो बौने रह जाते हैं, और जहाँ पर हवा की गति कम होती है वहाँ पर पौधे हैं वो लंबे होते हैं। एक पहाड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक पहाड़ी के एक साइड में हवा तेज गति से चल रही है और दूसरी में कम गति से चल रही है। तो एक हवा वाली साइड है वो है विंडवर्ड साइड, और जो हवा वाली साइड है वो है जिसमें दूसरी हवा वाली साइड नहीं है उसको लीवर्ड। लीवर्ड के अंदर प्लांट है वो लंबे होते हैं, और विंडवर्ड साइड में वो है छोटे रह जाते हैं, ड्वार्फ पौधे रह जाते हैं। तो इस तरह से ये है चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम रेगिस्तान की बात करें कि रेगिस्तान में कौन सी हवा ज़्यादा कॉमन चलती है, हमारे यहाँ पर साउथ वेस्ट जो विंड चलती है वो ज़्यादा कॉमन चलती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तेज़ी से आती है। और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर निश्चित रूप से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पूर्वी राजस्थान के मुकाबले में। मई जून के अंदर ये ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्गर रूप में चलती है, और जो लाइट हवा है वो हमारे यहाँ पर नवंबर में देखने को मिलती है। नवंबर में मंद मंद हवा चलती है, जब मौसम है गर्म भी नहीं होता है और सर्दी भी नहीं होती है। सरफेस पर मई जून के अंदर जो हवा चलती है उसकी जो गति है, वैल्यू है, जो स्पीड है वो 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के रूप में चलती है। सर्दी के मौसम में ये हवा काफ़ी हल्की होती है और थोड़ा सा वेरिएबल होती है, और नॉर्थ वेस्ट हवा है वो हमारे यहाँ पर कॉमन है। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कौन सी हवा किस मौसम में ज़्यादा कॉमन होती है, ये चीज़ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पर जो मॉनसून की हवाएं आती है वो साउथ वेस्ट एंड वेस्ट से आती है, जो कि मॉनसूनी हवाएं होती है जो आके हमारे यहाँ पर बरसात करती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो तेज हवाएं चलती है वो इरोजन को बढ़ावा देती है, मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वनस्पति है वो बहुत कम है कि जो मिट्टी को बांध कर नहीं रख पाती है। और मई जून में ये चीज़ें हैं वो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और मिट्टी के जो कण है उनको वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। जो कण 2.5 mm डायमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं
उनको हवा है वो मूव नहीं कर सकती है। केवल जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा के ले जाती है। डियर फ्रेंड्स, कितना महत्वपूर्ण बात है कि जो हवा हमारे आसपास चल रही है वो भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती है, प्लांट्स के ऊपर निश्चित रूप से डाल रही है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डाल रही है, मिट्टी को उड़ा के ले जा रही है, जहाँ नुकसान पहुँचाती है वहाँ वो फ़ायदा भी कर रही है। जैसा कि हमने डिस्पर्सल की बात की, हमने पॉलिनेशन की बात की, ये सारे टॉपिक्स हैं वो हम लोगों को इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे। नुकसान और फ़ायदा दोनों चीज़ों, दोनों एंगल से हम लोगों को देखना पड़ेगा। और इसलिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हवा है वो किस तरह से चल रही है। और जैसा कि अभी बताया गया, हवा की जो गति है वो एनीमोमीटर से हम लोग मापने का काम करते हैं। और एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें हवा की गति का मालूम है, वो चल सकता है। तो ये था आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस का चौथा पार्ट। एक पार्ट इसके अंदर और बच रहा है जो हमारा कंक्लूडिंग पार्ट होगा। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम से पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।